गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे पे चल रही होगी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरपीएफसी ग्रुप इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, सिविल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन के अंदर एक टॉपिक है क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे। जो वाटर सप्लाई वाला सेक्शन है, वाटर सप्लाई वाले सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो एक टॉपिक दिख रहा है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसमें केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में देख रहे थे। लास्ट लेक्चर के बारे में हमने आपको हार्डनेस और पीएच के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। हार्डनेस और एल्कालिनिटी कैलकुलेशन एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो बेसिक और इजी टॉपिक उनको कवर कर लेते हैं, जहाँ से डायरेक्टली पेपर में सवाल आते हैं। एक लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज जो डिस्कस करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो पानी के अंदर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हमने देखे थे, उनमें से एक होता है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर तो आपने देख ही रखा है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देन इसके बाद क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, इन सब की बात करेंगे। पानी के अंदर हमने हार्डनेस आपको बताया था, पानी पानी की जो कठोरता है, हम क्या चेक करते हैं, पानी कितना कठोर है। अब पानी की कठोरता दो चीज़ों की वजह से मिलनी होती है। एक हमारा कैल्शियम आयन होता है, दूसरा हमारा मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों की वजह से मेनली पानी के अंदर हार्डनेस की प्रॉब्लम आती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो आयन हैं जो जिम्मेदार होते हैं पानी के हार्डनेस के लिए। ठीक है, यहाँ आप +2 के अटायन कर सकते हैं। ठीक है, अब दो टाइप की हार्डनेस हमने बताई थी, क्योंकि हार्डनेस से जो प्रॉब्लम होती है कि एक तो हमारा इस पानी को जो बॉयलर होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर होते हैं वो अपन यूज नहीं कर पाते। यदि इसको यूज करके खाना बनाते हैं तो खाने में कोई स्वाद नहीं आता। इससे क्या होता है, जंग भी लगती है ना, कई प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने देखा कि भाई दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक हमारी होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक हमारी क्या होती है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस यानी अस्थायी कठोरता। दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, दूसरा क्या होता है परमानेंट हार्डनेस। अब इन दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होंगे सर किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तब की है, आरपीएफसी ग्रुप इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा चाणक्य बैच के अंदर। चाणक्य बैच क्या है, ये डेडिकेटेड इसी एग्जाम के लिए। देखिए बहुत सारे स्टेट में काम करने के बाद जितना भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, आपके बिहार का हो, इसके बाद अभी हरियाणा में एग्जाम होता है, ऐसे कई स्टेट में हमने काम किया है। मेनली अभी फोर्थ स्टेट होगा हमारा। मध्य प्रदेश में पहला काम था, दूसरा बिहार में था, तीसरा अपना हरियाणा में था, चौथा अपना राजस्थान के अंदर है। तीनों स्टेट के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उनमें इंटरव्यू बाकी है, नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। बिहार का भी और एमपी का, एमपी थोड़ा डिले चल रहा है। उसी तजुर्बे को यूज करके आपको आरपीएससी के अंदर बहुत शानदार कंटेंट हम देने वाले हैं। जो आप में से जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे आपको आइडिया ही लगा होगा कि हमारी चाणक्य टीम किस तरीके की है। इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंटेंट पूरा मिल जाएगा। फर्दर कोई भी क्वेरी है दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। सॉरी 2 मिनट का मैं आपका टाइम ले लिया। अब हम मुद्दे पे आते हैं। हम बात कर रहे थे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। तो हार्डनेस दो चीज़ों की वजह से मेनली होती है, कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम। ठीक है, पानी के अंदर दो टाइप की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता, दूसरा होता है परमानेंट कठोरता। अब परमानेंट कठोरता का मतलब ये है कि इसको आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। पानी के अंदर से ये जो परमानेंट है, स्थायी कठोरता है, इसको आसानी से आप रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं, पानी को उबाल देते हैं, पानी को क्या करते हैं, बॉयलिंग कर देते हैं। पानी को बॉयल करके आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना, इसको अपन बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं, इसके लिए हमें कुछ केमिकल्स डालने होते हैं। उन केमिकल का यूज करके आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, क्लास थोड़ी सी 1 मिनट डिस्टर्ब होगी आपकी। हेलो सर, क्लास में हूँ, लगाता हूँ। तो हमने आपको क्या बताया है कि भाई टेम्परेरी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है इसको बॉइलिंग करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते। अब आपके मन में सवाल आएगा, देखिए ये चीज़ें मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल से सवाल आने की 10% भी चांस नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, लेकिन जो सवाल आएंगे उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इसको जो टेम्परेरी हार्डनेस है, इसका एक नाम होता है कार्बोनेट हार्डनेस। क्या होता है, कार्बोनेट हार्डनेस। अब कार्बोनेट हार्डनेस इसका नाम होता है, ठीक, कार्बोनेट हार्डनेस होता है। और इसको बोलते हैं, दूसरा इसका नाम होता है, एक का मतलब होता है अल्फोनोनेज।
ठीक है, अल्फोनोनेज यानी इसका दूसरा नाम। इसे बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। मतलब जो जो चीज़ें हैं, एक कार्बोनेट की वजह से रिस्पॉन्सिबल होगा, एक कार्बोनेट की वजह से होता होगा, इसलिए कार्बोनेट हार्डनेस। इसमें कार्बोनेट ज़िम्मेदार नहीं होगा, इसलिए नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब इसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एक कार्बोनेट हार्डनेस है, ठीक है? ये कार्बोनेट सब में कार्बोनेट है, तो इसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है कार्बोनेट की वजह से, वो चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो। कार्बोनेट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। वही जो परमानेंट हार्डनेस की जब हम बात करते हैं, परमानेंट हार्डनेस इनकी वजह से नहीं होती, परमानेंट हार्डनेस किसी और की वजह से होती है। वो होती है सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया। सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। सल्फेट रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर क्या होता है? क्लोराइड होता है। क्या होता है? क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होता है? नाइट्रेट होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। यदि आपने पहले देख रखा तो डबल स्पीड से क्विकली रिवाइज करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है? उनके लिए जो पहली बार देखना है। तो सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया। इनकी वजह से पानी के अंदर जो हार्डनेस आती है उसे बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। ये क्या होती है? स्थायी होती है। इसको आसानी से आप रिमूव नहीं कर सकते। और ये क्या होती है? अस्थायी होती है। इसको आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते तो हमें कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पानी के अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल को सेटल करवाया जाता है ना, कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन बोलते हैं। उस टाइम पे ये केमिकल भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है? केमिकल क्या होते हैं आगे देखेंगे जिससे हमारी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। अब सवाल यहीं से पूछेगा कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमानेंट के लिए और कौन टेम्परेरी के लिए? तो ये सवाल यदि आपसे बनते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सारे सवालों के जवाब अच्छे से आप दे लेंगे। यही पेपर के अंदर आने वाला है, ओके? यही पेपर के अंदर आपके आने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, क्लोराइड कंटेंट। क्लोराइड कंटेंट क्या है? क्लोराइड भी एक केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। अब ये क्लोराइड किसकी वजह से होता है? जो लिखा है उस पे फोकस नहीं करना है, जो बोल रहा हूँ उस पे फोकस करना है। अब जैसे कोई रिवर थी, ठीक है, दिस इज अ रिवर। अब ये रिवर फ्लो कर रही थी, बह रही थी। आपने रिवर की इस सेक्शन में जाके, ये रिवर है, इस रिवर में आपने जाकर के पानी ले लिया। अब आपने जो पानी लिया है, एक कंटेनर के अंदर आपने जो पानी भरा हुआ है, ठीक है? इस कंटेनर में आपने जो पानी भरा है, अब इसके अंदर क्लोराइड कंटेंट मिला। इस पानी के अंदर आपने चेक किया तो भाई ये जो रिवर से हमने पानी लाया है ना, इसके अंदर क्लोराइड कंटेंट है। अब क्लोराइड किसकी वजह से होगा? इस रिवर के पानी में क्लोराइड के पीछे क्या रीज़न होगा? क्लोराइड कैसे? इस नदी से आपने पानी लिया, वाटर का सैंपल लिया, क्लोराइड पाया गया। इसका मतलब क्या है? पानी पॉल्यूटेड है। अब ये पानी पॉल्यूटेड तो है लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ये पानी प्रदूषित क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इस पानी के अंदर क्लोराइड आया कहाँ से? एक तो सीवेज होता है। सीवेज क्या होता है? मल यानी गंदा पानी। जैसे अब आपको पानी सप्लाई किया जाता है तो अब आपके घर हैं, तो इन घरों में जो पानी आता है सब घरों में, तो आप पानी पी मान लीजिए 100 लीटर पानी आता है, 100 लीटर, तो आप पानी को यूज़ करते हैं। तो 80% या लगभग 80 लीटर पानी गंदे पानी के रूप में निकलता है, ठीक है? मल-मूत्र और अलग साफ-सफाई करके जो पानी गंदा निकलता है, वही तो आपका सीवेज है, वही सीवेज है। अब ये सीवेज वाला पानी डायरेक्टली किसी रिवर में जाके मिल गया, ठीक है? घर से निकला हुआ जो गंदा पानी है, जिसे सीवेज कहते हैं, ये जाकर के किसी रिवर में मिल गया, तो क्लोराइड क्लोराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी वजह से पानी के अंदर क्लोराइड आ जाती है, ठीक है? घर का जो मल-मूत्र गंदा पानी है, ठीक है? मतलब मल-मूत्र से संबंधित मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो घर का पूरा गंदा पानी है, ठीक है? जिसे सीवेज कहते हैं। अब ये सीवेज जाकर के डायरेक्टली कहाँ मिल जाता है? नदी में मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर क्लोराइड कंटेंट आ जाता है। दूसरा हमने लिखा है दूसरा हमने लिखा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमने क्या लिखा है? पहला सीवेज समझ में आ गया। दूसरा हमने लिखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब इंडस्ट्री के द्वारा और जो उद्योग होते हैं, उद्योगों के जो कूड़े होते हैं, उद्योगों के जो कचरे होते हैं, यदि इसको बहा दिया जाता है डायरेक्टली रिवर में,
तो इसकी वजह से पानी के अंदर क्लोराइड कंटेंट आ जाते हैं। तीसरा हमने लिखा है एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस, मतलब जैसे खेत में आप क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, ठीक है, यूरिया डालते होंगे, डीएपी डालते होंगे। तो यूरिया डीएपी जो आप डालते हैं खेत में, आपने डाल दिया। अब खेत में क्यों डालते हैं यूरिया डीएपी? ताकि जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनकी वृद्धि अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। खेती के लिए आप बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब फर्टिलाइजर में क्या हो सकता है, फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। क्या होता है, बहुत सारे उर्वरक यूज करते हैं, उनमें यूरिया होता है, डीएपी होता है, आपने यूज किया। खेती करने के बाद आप क्या करते हैं, खेत में डाला, खेत में जो पौधों ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब क्या होता है, जो आपने यूरिया डीएपी डाली है ना, ये सरफेस में जाके चिपक जाते हैं, खेत के सरफेस में जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। अब जब वर्षा होगी तो ये बह करके बहेंगे ना, तो बह करके ये आप नदी में चले जाते हैं, ठीक है, बह करके नदी में चले जाते हैं। इसकी वजह से भी पानी के अंदर क्या होती है, क्लोराइड कंटेंट आ जाता है। इसकी वजह से भी पानी के अंदर क्लोराइड कंटेंट आ जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पानी के अंदर जो क्लोराइड कंटेंट है, सीवेज के थ्रू आता है, उद्योगों के कचरे के थ्रू आता है, खेती करने के लिए जो अपन उर्वरक यूज करते हैं यूरिया डीएपी, वो चिपक जाते हैं खेत में, है ना। जब वर्षा होती है तो बह करके नदी में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी पानी के अंदर क्लोराइड कंटेंट आ जाता है। आई होप हमारी बात समझ में आई होगी, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जो काम की चीजें हैं वो हम बताने वाले हैं। अच्छा, पानी के अंदर जो क्लोराइड कंटेंट है, इसको अपन को पता करना है, ठीक है, मेजरमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है, जो कि बिल्कुल डिटेल में जानने की इम्पोर्ट बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई नो नीड टू स्टडी इन डिटेल, बिल्कुल संक्षिप्त में थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ क्लोराइड की जब बात करें तो अपन सॉल्यूशन यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। इसमें क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। कि अब इसमें देखिए पूरी प्रोसेस होती है, बट बताऊंगा नहीं, काम की चीज़ नहीं। सिल्वर नाइट्रेट ध्यान में रखिएगा। इंडिकेटर के रूप में अपन यूज करते हैं, संकेतक के रूप में, इंडिकेटर यानी संकेतक के रूप में हम यूज करते हैं पोटेशियम क्रोमेट का। पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O4। ये क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है। क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है। और जो मेथड होती है, ठीक है, जिससे पानी के अंदर क्लोराइड कितना है ये पता करते हैं, दैट इज मोहर्स मेथड। क्या होती है, मोहर्स मेथड होती है। बस नाम याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। पानी के अंदर क्लोराइड कितना है पता करते हैं मोहर्स मेथड के द्वारा। इसके लिए इंडिकेटर यूज करते हैं पोटेशियम क्रोमेट, सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब क्लोराइड से जो सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा कि इसके अंदर अलाउबल लिमिट क्या है, तो इसकी अलाउबल लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर है। मतलब पानी के अंदर ये 200 मिलीग्राम पर लीटर क्लोराइड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पानी आपको नहीं मिल रहा है तो आप 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक ये तो क्लोराइड है तो चला सकते हैं काम। 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगा तो उस पानी को आप पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ठीक है। आप इस पानी को पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक आप चला सकते हैं, कि हमारे पास कोई अदर सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है। लेकिन 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पर इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सवाल डायरेक्टली पूछेगा। तो क्लोराइड कंटेंट से जो ज़्यादातर सवाल बनेगा कि भाई कौन सा मेथड यूज करते हैं, मोहर्स मेथड यूज करते हैं। इंडिकेटर में पोटेशियम क्रोमेट होता है, सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का होता है, अलाउबल लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन 1000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले की बात करेंगे, ठीक है। जो अपना अगला है, अगला क्या है भाई, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में अगला पैरामीटर क्या है, नाइट्रोजन के बारे में। जो कि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट होंगे आपको पता होगा कि इसे सवाल आता ही आता है, पेपर के अंदर सवाल तो बनना तय है, किससे, नाइट्रोजन से। अब किस टाइप का सवाल बनेगा और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सवाल तो डायरेक्ट वैल्यू का बनेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे याद रहेगी, थोड़ा बहुत कहानी पता होनी चाहिए। फिर जितने भी पैरामीटर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका एक टेबल के फॉर्मेट में रिवीजन करवा देंगे, तो इस टेबल को याद रखिएगा। लेकिन इस टेबल को आप तभी याद रख पाएंगे जब 2-3 घंटे का जो लेक्चर हम दे रहे हैं ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं समझ में नहीं आएगा भाई ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है क्लोराइड, ये क्या है नाइट्रोजन, मतलब आया कहाँ से, पानी में क्यों आ गया, क्यों हटा रहे हैं, क्या रीजन है,
ये मन के जो सवाल है ना, ये तभी दूर होंगे जब क्लास अटेंड करेंगे आप। और कई बार क्वेश्चन अच्छे भी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टली वन लाइनर आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर बोलते सर आपने पढ़ाया क्या था, क्वेश्चन बना नहीं। अभी बता रहा हूँ कि अभी लास्ट टाइम एग्जाम जो हुए हैं आपके गुजरात वाला, सॉरी हरियाणा वाला, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आप उठा के देखिएगा पेपर। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो चीजें बता रहा हूँ ना, सवाल आएगा ही आएगा, सवाल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं, कई बार हो चुका है। आगे हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं कि हमारी कोई वही है कि हमने एक रिवर देखी थी, रिवर का नाम हमने दिया था, एक बार यदि याद हो तो बता दीजिए, जैसे रिवर थी। अब इस रिवर में क्या हुआ, आप इस रिवर में आपने सेक्शन एक्स से पानी लिया। ठीक है, सेक्शन एक्स से आपने इस कंटेनर के अंदर पानी लिया। ठीक है, अब पता चला पानी के अंदर नाइट्रोजन है। आपने चेक किया भाई, ये जो पानी था, जो नदी से हमने पानी लाया है, इस पानी के अंदर नाइट्रोजन है। तो क्या रीजन है किसकी वजह से पानी के अंदर नाइट्रोजन आया होगा, क्या रीजन होगा कि पानी के अंदर नाइट्रोजन मिला। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक कहानी के रूप में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये रिवर के अंदर एक डेड बॉडी आ गई थी। ठीक है, ये रिवर था, इस रिवर के अंदर एक डेड बॉडी आ गई। अब ये डेड बॉडी किसी को हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, हम मान लेते हैं किसी एनिमल की ये डेड बॉडी नदी के अंदर आ गई। ठीक है, अब पानी के अंदर हमें नाइट्रोजन कंटेंट मिला, तो लेकिन हम समझ में नहीं आया कौन सा नाइट्रोजन है, क्योंकि चार टाइप के नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं, तो कौन सा नाइट्रोजन कंटेंट मिला समझ में नहीं आया। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये नदी में पानी बह रहा था और एक डेड बॉडी आ गई। डेड बॉडी आए हुए थोड़ा सा टाइम हुआ, जस्ट एक आध घंटा 2 घंटे पहले मरी हुई एक बॉडी आ गई। ठीक है, अब इसका जो डिकम्पोजिशन है, मतलब इस डेड बॉडी को, ठीक है, इस डेड बॉडी, इस मृतक शरीर को कोई बैक्टीरिया भी खाना स्टार्ट नहीं किया है, कोई बैक्टीरिया खाना स्टार्ट नहीं किया है। तो इसका जो सैंपल आप लेंगे, इस पानी का जो सैंपल लेंगे, मतलब नदी के अंदर डेड बॉडी आ चुकी है, लेकिन इसको बैक्टीरिया भी खाना स्टार्ट नहीं किए हैं, एक आध घंटे हुआ, और उस पानी को आप लेकर के पानी के अंदर यदि नाइट्रोजन कंटेंट चेक करते हैं, ठीक है, तो जो आपको नाइट्रोजन कंटेंट मिलेगा वो आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगा। क्या होगा भाई, ऑर्गेनिक, वो क्या होगा आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगा। ठीक है, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो डिकम्पोजिशन है, अपघटन है, मतलब बैक्टीरिया इसको खाना स्टार्ट नहीं किए हैं, उससे पहले पानी के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट मिलता है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पर लिख भी दी है आपके लिए। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है, इट इंडिकेट्स नाइट्रोजन कंटेंट बिफोर डिकम्पोजिशन हैज स्टार्टेड, मतलब ये डेड बॉडी जस्ट अभी ही आई है नदी के अंदर, जिसका डिकम्पोजिशन अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपने जो वाटर का सैंपल लिया उसमें जो नाइट्रोजन मेजर किया, वो आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिला है। कौन सा नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जो डेड बॉडी आई थी 2-4 दिन हो चुके हैं, डेड बॉडी को आए हुए 2-4 दिन हो चुके हैं, इस डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो गया है, मतलब बैक्टीरिया इसको खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, इसको बैक्टीरिया खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। और आपने 2-4 दिन हो गए बैक्टीरिया खाना स्टार्ट कर दिए, फिर आपने इस पानी को लिया इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पर जो आपको नाइट्रोजन मिलेगा इस अब की बार, वो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया नाइट्रोजन। क्या मिलेगा, अमोनिया नाइट्रोजन। अमोनिया नाइट्रोजन ये इंडिकेट करता है कि भाई जो इसका डिकम्पोजिशन है, इसका जो बैक्टीरिया है खाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये बॉडी फटना स्टार्ट हो गई है, मतलब बैक्टीरिया खाना स्टार्ट कर दिए हैं, ये इंडिकेट करता है। तो ये मिलता है अमोनिया नाइट्रोजन। क्या मिलता है भैया, अमोनिया नाइट्रोजन। अमोनिया नाइट्रोजन जो वैल्यू है वुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15, ये पॉइंट है ना, 0 है मिलीग्राम पर लीटर, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रिसेंट पॉल्यूशन, मतलब 2-4 दिन पहले हाल में ही डेड बॉडी पानी के अंदर मिक्स हुई है, ये रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्या होता है कि भाई जो डेड बॉडी आई हुई है लगभग इतना हो चुका है कि डेड बॉडी का आधा डिकम्पोजिशन हो चुका है, मतलब बैक्टीरिया आधा उसको खा चुके हैं, खा लिए हैं,
थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, मतलब आधा से ज़्यादा खा लिए हैं, तो वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, वो नाइट्राइट, मतलब क्या होता है कि जो आपको नाइट्रोजन कंटेंट मिलेगा, आधा से ज़्यादा जब खा लिए होंगे और उस पानी को आप लेकर के मतलब इस बैक्टीरिया को आधा खा लिए हैं, इतना बचा है केवल, इतना बचा है पार्ट, ठीक है। अब कलर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, नहीं दिख जाता आपको, ठीक है। ये 50% पार्ट ही बचा हुआ, आधा खा लिए हैं। और इस पर्टिकुलर पानी को लेकर के आप सैंपल चेक करेंगे, भाई कौन सा नाइट्रोजन है, तो वहाँ मिलेगा नाइट्राइट। क्या मिलेगा आपको? नाइट्राइट मिलेगा, ठीक है। पार्शियल डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, नाइट्राइट मिलेगा। और नाइट्राइट की जो परमिसिबल लिमिट है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 मतलब बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। पानी के अंदर नाइट्राइट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, ये बहुत खतरनाक होता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? जो नाइट्राइट होता है ना, खून में जाकर के, ब्लड में जाकर के ऑक्सीजन को खा लेता है, और ऑक्सीजन को खा लेगा और एक नया कंपाउंड बना देता है, एक नया कंपाउंड बनाता है नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट होता है ना, क्या करता है, जो नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट खून को खा लेता है, ठीक है, मतलब ब्लड में जाता है नाइट्राइट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये आपका नाइट्राइट है, ये ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो खाता है और नाइट्रेट बना देता है। अब ये जो नाइट्रेट है ये हार्मलेस है, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है एक लिमिट तक, लेकिन ये नाइट्राइट तो खत्म की चीज़ है। वो ऑक्सीजन खा ले, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा तो इंसान जिएगा कैसे, ठीक है, इंसान जिएगा कैसे। तो पता होना चाहिए कि जो नाइट्राइट है, यदि डेड बॉडी आधा पे ज़्यादा फट चुकी है, आधा पे ज़्यादा बैक्टीरिया को खा लिए हैं, और उस पानी को लेकर के आप नाइट्रोजन चेक करें तो नाइट्राइट मिलेगा। नाइट्राइट हानिकारक होता है क्योंकि नाइट्राइट खून में जाके ऑक्सीजन को खा लेता है और एक नया कंपाउंड बनाता है नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। क्योंकि जो नाइट्राइट होता है हार्मफुल होता है, हार्मफुल, हार्मफुल होता है, और जो आपका नाइट्रेट होता है वो हार्मलेस होता है, हार्मलेस होता है, ठीक है, हार्मलेस होता है। ये हार्मफुल होता है, ये हार्मलेस होता है, ठीक है। ये स्टेबल होता है और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर नाइट्रेट तो रहने दो, नाइट्रेट का मतलब ये नहीं है, मतलब मान लो डेड बॉडी लगभग 90% क्या 100% डिकम्पोज हो चुकी है, डेड बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है, 10 दिन हो गए डिकम्पोज हुए, ठीक है, पूरी डिकम्पोज हो गई है। तो जो आपको नाइट्रोजन मिलेगा वो नाइट्रेट ही मिलता है, क्या मिलता है, नाइट्रेट मिलता है। और नाइट्रेट की वैल्यू 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नाइट्रेट है इसकी जो वैल्यू है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा पानी के अंदर नाइट्रेट की वैल्यू है तो एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं ब्लू बेबी डिसीज। अब इस सवाल के बारे में क्या बताऊं, कम से कम ये सवाल 300-400 बार आया होगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, 300-400 बार, मतलब जितने एग्जाम होते हैं लगभग आता ही रहता है। तो ठीक है, 300-400 बार मतलब 20 साल के इतिहास में देखेंगे डिफरेंट स्टेट सब मिला करके तो 300-400 बार आया होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नाइट्रेट की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है तो कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी डिसीज। दूसरा नाम होता है मेथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मेथेमोग्लो मेथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमी, ठीक है। तो मेथेमोग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी डिसीज, नाइट्रेट की मात्रा यदि 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो ये होता है। समझ में आ गई बात, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि नाइट्रेट क्या होता है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट है ना कंपोजिशन को बताता है, ठीक है। अब कोई कहानी के रूप में थोड़ा समझना है तो एक स्टोरी बता देता हूँ, यहीं से क्लियर हो जाएगा, वैल्यू वाला तो आप याद ही कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि जो पानी के अंदर जो नाइट्रोजन है, पानी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किसकी वजह से आता है, जो हमारे कोई ना कोई डेड बॉडी होती है, किसी न किसी डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना,
ये जो एनिमल के डेड बॉडी को खाएँगे और नए बैक्टीरिया बनाएँगे, ठीक है? नए बैक्टीरिया बनाएँगे, साथ में कुछ गैस वगैरह भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी निकलती है। इस तरीके से मतलब क्या करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं डेड बॉडी को खाते हैं और नए बैक्टीरिया बनाते हैं। बनाते जाते खाते हैं, बनाते जाते खाते जाते हैं। तो एक प्रोसेस होती है जिसको कंज़्यूम होता जाता है, ठीक है? अब मान लीजिए ऐसा होता है कि भाई तुरंत ही आई है, तुरंत ही चेक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिला। कुछ दिन हो गए हैं तो अमोनियम नाइट्रोजन मिला। आधा से ज़्यादा सड़ चुकी है 60-70% तो नाइट्राइट मिला। पूरी तरीके से डिकम्पोज़ हो गई है तो नाइट्रेट मिला, ठीक है? नाइट्रेट मिला। तो ये कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है? इनके वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है, इनकी वैल्यू को भी ध्यान में रखिएगा। इनकी वैल्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? भाई आपका जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है 0.30 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अमोनिया 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्राइट तो बिल्कुल 0 है और नाइट्रेट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है? क्लियर है बातें? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लैंग्वेज से कोई बैरियर तो नहीं है? हमें नहीं लगता कुछ बैरियर होगा। अभी सवाल बहुत सारे करने वाले हैं, जिससे आपके मन में जो भी सवाल होंगे ना सारे क्लियर हो जाएँगे। जो भी सवाल होंगे सारे क्लियर हो जाएँगे। अगला हमारा जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है फास्फोरस आता है। फास्फोरस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी होता है, हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, यानी नो हेल्थ इशू, नो हेल्थ इशू। इससे कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन हेल्थ इशू नहीं होता, ठीक है? अब ये आता किसकी वजह से है जो आपके मेन रीजन आपने क्लोराइड में देखे थे ना वही रीजन आपका सीवेज होता है जो सीवेज सीवेज का जो गंदा पानी होता है ना उसकी वजह से भी आ जाता है, ठीक है? अब जिस नदी के अंदर सीवेज से गंदा पानी डायरेक्टली जाएगा जैसे मान लो कोई रिवर है, अब इस रिवर के अंदर सीवेज का डायरेक्टली गंदा पानी जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगी, ठीक है? और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस आ जाता है। अब नदी के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। नदी का क्रॉस सेक्शन देखिए, ये नदी का क्रॉस सेक्शन है मान लो, ठीक है? अब इस रिवर के अंदर जो मान इसके अंदर क्या है फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। इस नदी के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने से जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, मतलब जो जलीय पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। क्या होती है वृद्धि? मैं क्या बोल रहा था? जस्ट अ मिनट। हमने बोला कि जो बॉडी के अंदर हमारा नाइट फास्फोरस तो ऑलरेडी होता है, इससे कोई हेल्थ इशू नहीं होता। अब सीवेज का गंदा पानी डायरेक्टली रिवर में जाएगा, तो जिसकी वजह से फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? अब फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने से ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो जो एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट यानी जो आपके जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में जैसे एल्गी हो गया, इन सब की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। क्या होती है? बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है? पूरा 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 नदी पूरा वो तालाब भर जाता है। रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है? दूसरा क्या होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोसेस होती है कोआगुलेशन की, जहाँ मतलब कुछ केमिकल डाला जाता है ताकि जो छोटे-छोटे पार्टिकल सेटल हो जाएँ, वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फास्फोरस से सवाल अभी तक कुछ आया नहीं है, है ना? बस थोड़ा-सा जनरल नॉलेज के लिए। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट यहाँ सवाल बनेंगे दैट इज़ फ्लोराइड। फ्लोराइड से सवाल बनेंगे, इसको और अच्छे से देखना है, ठीक है? फ्लोराइड, फ्लोराइड बहुत इम्पोर्टेंट है, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, ठीक है? और इसके बारे में अच्छे से जानना भी ज़रूरी है। इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब फ्लोराइड के बारे में थोड़ा समझिए। फ्लोराइड को अपन इंडिकेट करते हैं एफ से, ठीक है? अब जो फ्लोराइड की मात्रा है, मान लेता हूँ एक हमने टाइम स्केल दिया है, ठीक है? ये हमारा 0 है। 0 से 1 मिलीग्राम पर लीटर तक, 0 से 1 मिलीग्राम पर लीटर तक, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड फॉर हेल्थ, मतलब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? बहुत अच्छा होता है। अब 1 से लेकर के अब हमारे पास ऐसा पानी ही नहीं है जिसके अंदर 1 ही मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड हो, थोड़ा ज़्यादा है, तो कहाँ तक जा सकते हैं? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक। 1.5 मिलीग्राम 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, चलो ठीक है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक अपन अलाउ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम चला लेते हैं। यानी अलाउबल लिमिट 1 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगी। कॉज फॉर रिजेक्शन, इधर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो इस पानी को पीने के लिए यूज़ नहीं करते। तो अलाउबल लिमिट ये सवाल पूछेगा, तो अलाउबल लिमिट में क्या रखेंगे? अलाउबल लिमिट रहेगी 1 मिलीग्राम पर लीटर। और जो कॉज फॉर रिजेक्शन है, CFR,
वो है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, काम चला लेंगे। लेकिन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा भी हो जाता है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा भी हो जाता है, तो उससे क्या होगा, बहुत सिचुएशन खराब होती है, बैड बैड मतलब दांतों के कलर को खराब करना स्टार्ट कर देता है 5 मिलीग्राम पर लीटर तक। और 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गए तो सिचुएशन बहुत ब्रस्ट हो जाती है। क्या ब्रस्ट होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब इस टाइम स्केल को ज़रा ध्यान से देखते चलिएगा, जो कुछ भी बोल रहा हूँ। 0 से 1 तक हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो फ्लोराइड होता है ना, दाँत के, जो बच्चों के दाँतों के मसूड़े होते हैं ना, उससे रिएक्शन करता है और उनको मजबूत बनाता है। क्या करता है? मजबूत बनाता है। तो इट रिएक्ट्स किससे? दाँतों के मसूड़े यानी विथ टूथ इनेमल इन चाइल्ड। ठीक है? टूथ इनेमल इन चाइल्ड्स एंड मेक देयर स्ट्रॉन्गर। मैंने क्या बोला है? ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। तो दांतों के, जो बच्चों के दांतों के मसूड़े होते हैं ना, उससे रिएक्शन करता है और उनको मजबूत बनाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए हिंदी में, यह बच्चों के दांतों के मसूड़ों से रिएक्शन करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। ठीक है, 1 से 1.5 तक तो ठीक है। 1.5 से जब ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है। 1.5 से ज़्यादा होने पे क्या करता है? 1.5 से ज़्यादा होता है तो डीकलराइजेशन इसको आप लिख सकते हैं। डीकलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है मोटलिंग, मोटलिंग ऑफ टीथ। मतलब दांतों के जो मसूड़े होते हैं ना, दांतों के कलर खराब कर देता है। और इसका दूसरा नाम होता है मोटलिंग ऑफ टीथ, मोटलिंग ऑफ टीथ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, मोटलिंग ऑफ टीथ की प्रॉब्लम कब आती है? जब 1.5 से ज़्यादा होता है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा पानी के अंदर फ्लोराइड है, तो मोटलिंग ऑफ टीथ की प्रॉब्लम आ जाती है। और 5 से ज़्यादा भैया तो बोन फ्लोरिसिस बोलते हैं। नाम इतना धीरे से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हमें तो पता है लेकिन आप लोग पहली बार देख रहे हैं। बोन फ्लोरिसिस, बोन फ्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां कमजोर कर देता है, हड्डियां कमजोर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, इसको लेकर के अलाउबल लिमिट फ्लोराइड की पूछेगा तो 1 मिलीग्राम पर लीटर है। कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अलाउ नहीं करते। 1.5 से ज्यादा होता है, 1.5 1 तक है तो भैया क्या है, दांतों के मसूड़ों से रिएक्शन करता है, मजबूत बनाता है। 1.5 से ज़्यादा है तो क्या करता है, दांतों के कलर को खराब कर देता है। 5 से ज़्यादा होता है तो हड्डियों को खोखला बना देता है, हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। तो इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बन जाएगा ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको अच्छे से एंजॉय करिए। ठीक है, इसको अच्छे से एंजॉय करिए। इसके बाद हम बात करें मेटल के बारे में। मेटल से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, मेटल से भी सवाल बनते हैं, तो हम मेटल के बारे में, मेटल से थोड़ा सा याद रखिएगा। सारे मेटल के बारे में नहीं, थोड़ा सा कुछ कुछ याद रख लीजिए। मेटल्स, मेटल्स में भी दो टाइप के मेटल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन टॉक्सिक, मतलब जो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते। ठीक है, नॉन टॉक्सिक मेटल्स, नॉन टॉक्सिक मेटल। नॉन टॉक्सिक मेटल में क्या क्या आता है? जैसे कैल्शियम हो गया आपका, कैल्शियम के बाद पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब आपके नॉन टॉक्सिक मेटल होते हैं। नॉन टॉक्सिक मेटल, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम। टॉक्सिक मेटल यानी जो जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिक।
जो नुकसानदायक होते हैं, जो क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जैसे इसके अंदर आपका आर्सेनिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा, कैडमियम आ जाएगा, ठीक है, कैडमियम आ जाएगा, फिर आपका क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, फाइनाइड आ जाएगा, फाइनाइड आ जाएगा, लेड आ जाएगा, शीशा, मरकरी आ जाएगा। ये सब क्या होता है, टॉक्सिक मेटल होते हैं, मतलब इससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है। ये पानी के अंदर नहीं होना चाहिए, पानी के अंदर हो तो अलग तरह की बीमारी बीमारी क्रिएट करने वाले हैं, अलग अलग तरह की बीमारी। तो ये हमारे नॉन टॉक्सिक मेटल थे। ये टॉक्सिक मेटल है ना, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, ये नॉन टॉक्सिक है। टॉक्सिक में आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, फाइनाइड, लेड, पारा। तो इसकी एक लिमिट होगी ना, इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। आयरन क्या है, नॉन टॉक्सिक मेटल है, नॉन टॉक्सिक है, फिर भी इसकी अलाउबल लिमिट कितनी होती है। तो आयरन की जब हम बात करें, आयरन की, ठीक है, तो आयरन की अलाउबल लिमिट कितनी होती है भाई। आयरन की जो अलाउबल लिमिट होती है, यानी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है आयरन की, वो कितनी होती है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होती है। यदि वही बात करें एंड कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करें, यदि इससे ज़्यादा होगा तो इस पानी को यूज़ नहीं करेंगे पीने के लिए। तो कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करें तो 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है, कितना होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो अलाउबल लिमिट तो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होगा सॉरी, 1.5 मिलीग्राम तो अपना फ्लोराइड में होता है। 1 मिलीग्राम कितना, 1 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयरन की मात्रा, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सवाल आएगा, वो है सल्फेट। क्या है, सल्फेट। सल्फेट की जब हम बात करें तो अलाउबल लिमिट की, सल्फेट के अंदर जो हमारा अलाउबल लिमिट होता है, सल्फेट के अंदर जो अलाउबल लिमिट होता है वो कितना होता है, सल्फेट के अंदर होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर। कितना होता है, 200 मिलीग्राम पर लीटर सल्फेट के अंदर। वही जो कॉज फॉर रिजेक्शन होता है वो होता है 400 मिलीग्राम पर लीटर, 400 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, ठीक है। तो अलाउबल लिमिट होता है 0. ठीक है, सल्फेट के अंदर 200, कॉज फॉर रिजेक्शन 400। सल्फेट और आपका हार्डनेस, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान में रखने वाला, तीन ही चीज़ों की लिमिट पड़ी है, एक आयरन की, सल्फेट की, दूसरा आप आर्सेनिक का रखिए याद। ये सवाल में एक दो बार आया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी आ सकता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो अलाउबल लिमिट है, अलाउबल लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये अलाउबल है, ये गवर्नमेंट कहती है, बट यदि अवेलेबल नहीं है तो कॉज फॉर रिजेक्शन, मतलब आप 0.05 मिलीग्राम पर लीटर तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी मेटल के बारे में। दो टाइप के मेटल होते हैं, एक होता है नॉन टॉक्सिक, है ना, जो टॉक्सिक नहीं होते, दूसरा होता है टॉक्सिक। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, फाइनाइड, लेड, पारा। अब सवाल जो जहाँ से जनरली पूछा जाता है लिमिट की, एक तो आयरन से आता है, तो आयरन की होती है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट में 200 अलाउबल लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन 400, और आर्सेनिक में 0.01 और कॉज फॉर रिजेक्शन 0.05। तो आई होप हमारी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप हमारी बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और पेपर में आएगा तो गलत करके नहीं आना है, टिक करके आना है। तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट अभी जो कुछ और चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे डिजोल्ड गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन होता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हम देखेंगे कि भाई कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल, कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिनको बैक्टीरिया आसानी से खा लेता है, कुछ को बैक्टीरिया आसानी से नहीं खा सकता। उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट नए नए जन्म लेंगे, सीओडी और बीओडी का। इन सबको देखने के बाद भी हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे देखेंगे, लोड कराएंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। तो जब हमारा बीओडी सीओडी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा विथ कुछ क्वेश्चन, तो एक बार हम एक टेबल के माध्यम से ये सब का बता देंगे, भैया लिमिट कितनी होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है, किस टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है, तो पूरा फिर आपको रिकॉल हो जाएगा। सभी टाइप के क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको ध्यान में आ जाएंगे।
और पेपर में आसानी से आप टिक करके आएँगे। 2 से 3 सेशन में क्वालिटी स्टैंडर्ड आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हम नहीं ले रहे हैं, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। इसलिए 2 से 3 घंटे का सेशन होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि भई एग्ज़ाम की डेट जो डिफाइंड है और पहले भी एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार हुई हैं, तो आगे चल के भी हो सकती हैं। तो आपको ये मानना है कि हमारे पास भैया बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कि अबंडेंस टाइम है, कुछ भी पढ़ें ना पढ़ें, बाद में पढ़ लेंगे, भैया ये वाला सिस्टम नहीं चलने वाला। तो यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं, भैया चाहते हैं कि आप ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पोस्ट में जॉइन करें, ठीक है? जॉइन करें, हर हाल में जॉइन करें। आप जिस भी पोस्ट में उससे एक पोस्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो यही वक़्त है, यही टाइम है, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, यदि आपके पास कंटेंट है। नहीं है तो भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रूवन प्लेटफ़ॉर्म जो डिफरेंट स्टेट के अंदर आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है? वाइस प्रिंसिपल, ग्रेड 2 प्रिंसिपल, अलग-अलग नाम से जितनी वैकेंसीज़ आती हैं आईटीआई के अंदर, ठीक है? उन सब पे हमने काम किया है, चाणक्य टीम ने काम किया है और बहुत शानदार रिज़ल्ट था। इस बार भी अच्छा होने वाला है। बिना किसी देरी के चाणक्य बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, कोई मन में सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन टाइम पे सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी, कोई जल्दीबाज़ी नहीं। लेकिन आपके अंदर जल्दीबाज़ी होनी चाहिए, फटाफट रिवीजन करना है, फटाफट सिलेबस खत्म करना है। बाकी जो टीम है अपने हिसाब से काम कर रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।